हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2023 का 10th क्लास का गणित का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन उस टाइप के मतलब सेम वो नहीं तो लेकिन उस टाइप पर रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन एक बार देखना और जो हेल्प मिले तो उसे देखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें द्विघात समीकरण 3x² माइनस का cx प्लस 4 = 0 का विभक्त कर होगा। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि इक्वेशन दे रखा हमारे पास 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 = कितना है 0। तो इधर से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 6 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यानी कि और जो विभक्त कर होता है डी, उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। क्या होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -6, इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। 6 कितना हो जाएगा आपका 36 और माइनस का 4 4 का 16 और 16 ये कितना है 48 एंड 36 माइनस का 48 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 2 एंड 12। देखो इसमें ऑप्शन कितना सा आ रहा है माइनस का 6, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा आ जाएगा। ओके एंड सेकंड क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें समीकरण 3x प्लस का 2y एंड प्लस = 6 है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर तथा y बराबर 0 का हल होगा। अब देखो इसमें यानी कि दोनों समीकरण दे रखे हैं, दोनों से हमें किसका निकालना है हल ज्ञात करना है। देखो y की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो y का मान क्या करते हैं हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो 3x प्लस का 2y बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 6 है। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3x = कितना हो गया 6 और 6 में अगर हम 3 का डिवाइड देंगे तो 2 जा कितना हो गया 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हमारे बल क्या हो जाएगा 2,0। चूँकि x की वैल्यू पहले लेते हैं y की वैल्यू पीछे लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बिंदुओं ए यानी कि माइनस का 4,0 तथा बी 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना दे रखा है 8,4। तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, इधर मध्य बिंदु हमारे पास दे रखे हैं यानी कि और हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का x बराबर क्या होता है x1 प्लस का x2 अपॉन कितना होता है 2। तो एक चीज़ देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना a/8। तो यहाँ से हमने पुट कर दी a/8 = x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस का x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, इसको मानेंगे x1, ये मान लेंगे हम x2, इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा y2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना y1। ठीक है तो देखो x2 वैल्यू कितनी हमारे पास 5/2। तो a/, कितना हो गया 8 = कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a = कितना हो जाएगा 8। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 आ गई। ऐसे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर ये कह रहा है क्वेश्चन में देखो फिफ्थ वाले में, अभी फोर्थ वाला देखो ट्रिंगल ABC में AB बराबर कितना दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एंगल B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये क्या दे रखा है ट्रिंगल दे रखा है। ट्रिंगल को देखते हैं सबसे पहले। इस ट्रिंगल में देखो सबसे पहले हमने एक ट्रिंगल बनाया, इसमें पॉइंट रखे हमने कौन से वाले A, इसे रखा B एंड C। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 6√3 एंड AC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, AC की वैल्यू दे रखी है 12 एंड नीचे कितना दे रखा है हमारे पास BC बराबर BC = कितना दे रखा है BC = 6। अब हम देखते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। तो देखो 12 का स्क्वायर = 6√3 का स्क्वायर प्लस का कितना 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 जा कितना होता है यहाँ पर 36 × 3 प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36।
6 3 कितना हो गया 18, 8 कैरी 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10 प्लस का कितना हो गया 36 कितना आ गया 104। तो देखना दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर ये तीनों साइड किसको फॉलो कर रही हैं, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पर एंगल बी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 का हो जाएगा, यानी कि बी क्या हो गया समकोण हो गया। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, इधर ऑप्शन होगा हमारा बी इक्वल टू कौन सा दे रखा है इधर की तरफ 90। ओके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 वाला। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, 8 तथा 5 प्राप्त होता है, हो इनमें से कौन सी संख्या होगी। तो देखो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका होता है कि सबसे पहले जो ऑप्शन है ऑप्शन टाइप से करो कि 15 का इसमें दोनों में डिवाइड दो, अगर जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 8 और कितना 5, तब हम देखेंगे। देखो 15 का अगर इसमें डिवाइड देंगे तब भी इधर 8 और 2 नहीं बचेगा, 13 का देने पर इसमें सीधा 8 और 5 क्या बन जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा इधर क्या होगा 13 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यदि समीकरण बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 6 प्लस का के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 1 मोल माइनस का 2 है तथा के का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे करने का, जब इसमें एक मूल दे रखा है तो देखो एक्स इक्वल टू कितना है माइनस का 2 है, तो एक्स की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का कितना हो गया के मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 माइनस का कितना हो गया 2k माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, माइनस के 2 को उधर ले जाएंगे तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 1। इसमें ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि चतुर्भुज की किसी क्या बोलना है विकर्णों की लंबाइयाँ कितनी दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हमारे पास क्या दे रखे हैं कोई एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है हमारे पास, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं हमारे पास इक्वल होती हैं, उसको क्या बोला जाता है समचतुर्भुज बोला जाता है। देखो इसके विकर्णों की लंबाइयाँ दे रखी हैं, तो एक चीज़ याद रखना, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा कितने एंगल पर काटते हैं 90 कोण पर काटते हैं 90 पर, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड किसकी इक्वल होती है दूसरी वाली साइड की इक्वल होती है। जब 90 पर कर रहे हैं तो देखो इसमें दोनों साइड दे रखी है हमारे पास, दोनों साइड में एक कितनी है 12 है, एक कितनी है 16 है। तो मान लिया हमने ये वाली जब 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, और ये वाली हमारे पास कितनी है दूसरी 16 है, तो ये हमारे पास कितनी है 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से एक हमारे पास राइट एंगल ट्रिंगल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे जो ट्रिंगल 90 का होता है 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग कर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे ये मेरे पास लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा हमारे पास 64 और 36 ये हो जाएगा 0 और 100, यानी कि तो जब हम कर्ड इक्वल टू निकालेंगे तो रूट में कितना आ गया 100 यानी कि 10। तो यहाँ से हम कहेंगे इसकी साइड हर एक साइड कैसी होती है इक्वल होती है, ये भी इक्वल ये भी, तो 4 इक्वल है, तो इसकी हर एक साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है बी वाला इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है कॉस थीटा, यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो 0 से बड़ी 90 से छोटी हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का जब ये इनकी दोनों की वैल्यू कब बराबर होती है, तो जब थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 45 होता है, तो हमेशा दोनों की वैल्यू कैसी होती है बराबर होती है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 होती है। एक ऐसा ही एंगल 45 होता है जिस पर दोनों की वैल्यू कैसी होती है इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 45। आगे कह रहा है कि ये बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 144 के क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। देखो जब 144 के फैक्टर करेंगे तो 144 के फैक्टर क्या होते हैं 2 7 जा कितना हो गया 14, 2 2 जा 4, 2 6 4 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से
18, 2 से 9 एंड 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 2 के कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकी पावरों का योगफल कितना होगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि ऑप्शन में कौन सा वाला आ जाएगा 6, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें 10th वाला कि ये बोल रहा है यहाँ पर माइनस का 5 और कितना माइनस का 3,5 की बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो देखो इन क्वेश्चनों को किस हिसाब से करते हैं, ये क्वेश्चन माइनस के 3 एंड क्या बोल रहा है 5, इसकी वाई अक्ष से दूरी। अगर आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो जो वाई अक्ष से होती है तो जो एक्स की वैल्यू होती है हमेशा उसी को काउंट करते हैं, दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ से जैसे कि हमने बोला ये वाला पॉइंट हमने बनाया, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, इधर बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो जब ये पॉइंट होगा तो इसमें जो एक्स है वो कितना माइनस का 3 है, तो हमने यहाँ से काउंट किया तो ये इधर की तरफ आ गया, कितना होगी वैल्यू माइनस का 3, और वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5। तो यानी ये पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, इस जगह पर मिलेगा। तो एक चीज़ वो कह रहा है वाई से कितनी दूरी होगी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास 3 ही तो है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी 3 आएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास माइनस का 3, यानी कि ये वाला। एंड वाई एक्स से पूछता है तो एक्स वाली वैल्यू पुट करनी है, अगर एक्स एक्स से पूछता है तो हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है पाई वाली पुट कर देनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है साइन 15 अपॉन कितना साइन 75। तो आपने देखा होगा, देखो इस तरह ही कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि साइन 90 में से अगर मैं 75 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास 15, अपॉन में नीचे कितना देगा मेरे पास cos 75। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो cos कितना आ गया 75 एंड अपॉन नीचे कितना है cos 75, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास 1। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1। नीचे देखो इसमें अंतराल दे रखा है, इसमें क्या पूछा है आपसे माध्य पूछ रहा है। तो देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है इस माध्य निकालने का फॉर्मूला। हाँ देखो ये सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन है, देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है कि सबसे पहले ये अंतराल दे रखे हमारे पास। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू होता है एक्स आई एफ आई अपॉन कितना होता है, यानी सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो ये जितनी वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो क्या हो गई हमारे पास एफ आई हो गई, और यहाँ से हम निकालेंगे एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो एक्स आई निकालने का तरीका होता है इन दोनों को प्लस करो और उसमें हम 2 का डिवाइड दे देते हैं। ऐसे इन दोनों को प्लस करके कितने का डिवाइड देना है 2 का डिवाइड देना है, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड देना है, यानी कि इनका हाफ जो निकल के आएगा वो किसकी वैल्यू में निकल के आएंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी। जैसे कि देखो सबसे पहले मेरे पास मैंने यहाँ से फाइंड किया, मेरे पास दे रखा था यानी कि 0 10 अंतराल कितना है 10 एंड 20 एंड अगला कितना है 20 से 30 एंड 30 से कितना दे रखा है मेरे पास 40 एंड 40 से कितना दे रखा है 50। ओके इसमें ये मेरे पास क्या हो गया अंतराल हो गया, ये मेरे पास क्या है अंतराल है। इसमें एफ आई की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, देखो एफ आई की वैल्यू दे रखी है 5 6 5 3 1 5 6 5 3 एंड 1। अब देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे इसमें से, तो एक्स आई मैंने क्या बताया था इन दोनों को जोड़ो 2 का डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 0 10 डिवाइड देने पर कितना आ गया 5 आ गया। इधर से हम करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिवाइड देने पर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है नेक्स्ट देखो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 50 आ गया, 50 का आप करेंगे तो 25। तो एक चीज़ देखो यहाँ से कितना ऐड होता जा रहा है, इधर से 10 ऐड हुआ, फिर से कितना ऐड हुआ 10, तो इसमें फिर से हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35, फिर से ऐड किया तो कितना आ गया 45। ठीक है ये हो गया मेरे पास एक्स आई की वैल्यू। ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। तो एक्स आई एफ आई निकालने का तरीका क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ इनके, तो 5 5 जाए कितना हो गया 25, 15 5 जाए 15 6 जाए कितना हो जाएगा 90, 25 5 जाए कितना होता है 13, 5 3 जाए कितना होता है 3 5 जाए कितना हो गया 15 5 105 45 जाए कितना हो गया 45। क्या करने पर इनको इसको प्लस करना होगा हमें एंड एफ आई को प्लस करना होगा। तो यहाँ से हम एक्स बार निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन कितना होता है सिग्मा एफ आई। काउंट करो जल्दी से 5 5 5 10 और 5 3 15 और 5 कितना हो गया 20 0 2 2 जा 4 एंड
4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और कैरी हमारी 2 थी 19, 9 कैरी 1 लगी इधर से 1 2 3 कितना आ गया 395 390 अपॉन में देखो इनको प्लस करो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 और कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 20 कैंसिल 2 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 और 1 2 6 कितना हो गया 2 9 जा 18 और 1 बचा 2 5 तो 19 कितना आ गया समथिंग 19 पाउंड और 5 आ गया। तो यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा वाला है डी ऑप्शन करेक्ट एकदम 19.5 ठीक है। करके देखना थोड़ा सा इसमें क्या है कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 13 वाला 3 cot थीटा इक्वल टू 4 तो cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करवा रहा है आपसे। तो एक चीज़ देखो इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब आपके पास 3 cot थीटा बराबर 4 दे रखा है तो इसमें देखो यही करते हैं हम लोग कि 3 को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 ये हो गया। तो आपने पढ़ा है cot थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास तो cot थीटा इक्वल टू होता है जिससे 10 होता है हमारा लंब बट्टे आधार तो ये हो जाता है आधार बट्टे कितना क्या हो जाता है लंब हो जाता है। जहाँ से हम ट्रिंगल बनाएंगे तो ट्रिंगल में आपने देखा है आधार कितना हमारे पास 4 है लंब कितना है 3 है तो कट कितना हो जाएगा हमारे पास देखो रूट के हिसाब से जोड़ के निकालेंगे 4 4 16 3 3 9 16 9 कितना हो गया 25 तो कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया तो ये कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। तो आपने cosec थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास cosec थीटा बराबर होता है कट बट्टे कितना होता है हमारे पास लंब होता है कट कितना है मेरे पास 5 और लंब कितना है 3 है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5/3 यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो आयतन होता है हमारे पास क्या 4/3 पाई r1 बट्टे 4/3 पाई r2 इक्वल टू रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास 27/64 दे रखा है ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्या बचा r1/r2 का क्यू बचा और क्यू रूट इधर से ऊपर की तरफ आएगा तो क्यू रूट चढ़ेगा तो हम कहेंगे r1/r2 इक्वल टू कितना आ गया ये होता है 3 का क्यू रूट इधर कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 4 का क्यूब रूट 64 होता है ठीक है। उसके बाद देखो जब r1/r2 का रेशियो निकल के आ गया ये तो यहाँ से वो क्या पूछ रहा है आपसे ये पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr1² अपन क्या होता है 4πr2²। यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा r1/r2 का होल स्क्वायर और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 कितना आ जाएगा 16 तो हमारा आंसर कौन सा होगा 9/16 तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कुल प्रेक्षणों में बहुलक और माध्य की वैल्यू दे रखी है आपके पास यानी कि बहुलक तथा माध्य की वैल्यू दे रखी है आगे नेक्स्ट बोल रहा है आपसे माध्यिका की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले इसको करने का ये वाला तरीका है जैसे हमारे पास क्या पूछ रहा है वो बहुलक की वैल्यू फाइंड करवा रहा है आपसे। बहुलक कितना देगा 45 तो यहाँ से हमने कितना रखा बहुलक की वैल्यू पे कितना रख दिया 45 इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट माध्य कितना देगा 27 एंड इक्वल टू कितना हो गया 3 माध्यिका को हमने एब्सोल्यूट नोट किया माइनस का 2 इंटू कितना दे रखा बताओ माध्य कितना दे रखा हमारे पास माध्य दे रखा 27 तो यहाँ पर हमने इंटू में कितना रख दिया 27। यहाँ से हमने कहा 45 माइनस इधर की तरफ लेके आएंगे इसको प्लस का हो जाएगा 27 टू जा कितना होता है 7 दूनी 14 4 1 दूनी 4 54 इक्वल टू कितना हो गया 3 माध्यिका। यहाँ से 4 और 5 कितना हो गया 9 एंड 9 इक्वल टू कितना हो गया 3 माध्यिका 3 का डिवाइड लगेगा तो कितना 3 3 9 तो m की वैल्यू कितनी आगे निकल के हमारे पास 33 देखो माध्यिका इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के 33 ऑप्शन कौन सा हमारे पास बी करेक्ट होगा। देखो आगे कह रहा है x² माइनस का 2x प्लस के 1 बराबर 0 इसके मूल होंगे। तो देखो ये दो का समीकरण है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में x² माइनस का 2x प्लस के 1 बराबर कितना 0 इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे यानी कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास माइनस का 2x आना चाहिए 1 गुणा करने पर बनाना चाहिए। तो देखो सीधे सीधे हो रहे हैं यहाँ से हम कहेंगे x² इसको और माइनस का इसको मैं -x और -x प्लस का 1 इधर लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कॉमन आ गया मेरे पास x तो x माइनस का कितना हो गया 1 हो गया
इधर से -1 कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई हमारे पास कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट निकल के आएंगे। तो देखो दोनों x इक्वल टू 1 और दूसरा भी कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू कैसी आएंगी सेम 1 इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि 7, 13 एंड 20 एंड 17 एंड 3x का समांतर माध्य कितना दे रखा है 18 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को क्या कर दो प्लस कर दो। देखो समांतर माध्य निकालने का तरीका कि 7 प्लस का कितना 13 प्लस का कितना 20 प्लस 17 प्लस का 3x अपॉन में ये कितने नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब डिवाइडेड बाय कितना दे देंगे 5 इक्वल टू में इसका जो समांतर माध्य निकल के आया वो कितना हमारे पास 18 है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले इन सबको प्लस किया कितना हो जाएगा हमारे पास 7 3 कितना हो गया 10 10 और 7 कितना हो गया हमारे पास 17 का 7 कैरी 1 1 और 1 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 57 अपॉन कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया 18। और देखो प्लस का इसमें कितना है हमारे पास 3x और है। तो यहाँ से हमारे पास 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जाए कितना हो जाएगा 90। तो 57 प्लस का 3x इक्वल टू कितना हो गया 90। 57 को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो गया 57। माइनस करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 एंड 8 में से 5 गया तो कितना आ गया 33। 3 का जब इधर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 11, यानी x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 11। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है हमारा, इसमें आएगा ऑप्शन 11 करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ के उसी हिसाब से करना। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इतना टाइम भी नहीं लेना है इनमें, थोड़ा सा स्पीड से खींचना है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण ये दे रखा है, इसकी क्या पूछ रहा है आपसे हल पूछ रहा है, इनकी x वैल्यू कौन सी होंगी। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ से ये कह रहा है 3/x और माइनस का कितना है 2x इक्वल टू कितना हो गया 2/x। इसके नीचे कितना मान लिया हमने 1 मान लिया। यहाँ से जब हम एलसीएम की तरह सॉल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2/x। नीचे से x कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 3 माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 2 को इधर लाएंगे तो 3 माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर। इधर से हम मार्क करेंगे माइनस करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर। जब यहाँ से 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर इधर की तरफ रूट चढ़ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1/2। चूँकि रूट के सामने हमेशा हम क्या लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। हमारे पास मूल कितने हो जाएंगे 2, एक प्लस का एक माइनस का कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन हमारे पास कौन सा वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है क्या प्लस माइनस का 1/√2। ठीक, नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतनी दे रखी हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब की बार ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा कर चुका है, बट तब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखो सीधे सीधे कर देते हैं कि जो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, भुजा के स्क्वायर के, यानी कि जो भुजा दे रखी है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो भुजाएं दे रखी हैं उनके स्क्वायर कर दो, त्रिभुज के क्या हो जाता है रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 67 का 49, तो इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे 20 वाला। 20वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप में समान हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास πr² होता है। तो देखो πr², और वो क्या कह रहा है परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है वृत्त का 2πr। दोनों संख्या रूप से जब बराबर है तो देखो ना यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r इक्वल टू कितना बचा 2। तो यहाँ से सीधी वैल्यू निकल के आ गई कि जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 21, यहाँ से आपके चार जितने भी क्वेश्चन थे इसमें यानी कि ऑप्शनल जितने भी हैं आपके OMR वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अब देखो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2-2 नंबर वाले। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आता है जो हमारे पास कौन सा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक ऐसी संख्या है परमेय संख्या नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन देखो यहाँ से ये बोल रहा परमेय संख्या नहीं है,
यहाँ से आपसे परिमेय संख्या नहीं है ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से भी बन सकता है। तो देखो उसी हिसाब से करेंगे सॉल्व। देखो किस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है √2, अब की बार ऐसे भी आ सकता है √3, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि √2 प्लस का 3 या 3 प्लस का √2, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो इसको इस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें √2 किस हिसाब से सॉल्व करना है, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √4 आ जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले हमने माना √2 एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं इसको, यानी P/Q, यानी P/Q यहाँ पर क्या हो गई, हमारे पास एक परिमेय संख्या मान ली हमने। कैसी मान ली, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, यानी कि जो P तथा Q हैं वो क्या है हमारे पास, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, यानी कि कैसी संख्या है ये, सहअभाज्य है। तो देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो P और Q होते हैं इनमें कोई भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका डिवाइड जा सकता है, ओनली 1 को छोड़कर, यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो ओनली कितना आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो इधर यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें Q कभी भी 0 के इक्वल भी नहीं होता, यानी कि Q बराबर 0 नहीं आ सकता है। तो देखो इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया यहाँ पे वर्क करने पर, देखो दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस का इधर की तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल में P² अपॉन कितना आ गया, Q²। 1 मान के यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Q² इक्वल टू P²। देखो यहाँ से एक प्रमेय कहती है हमारे पास कि P² किससे डिवाइडेड है, हमारे पास 2 से डिवाइड है। तो यहाँ साइड से लिखना आप लोगों को, बॉक्स में देखो P² 2 से विभाजित है, यानी कि हम 2 का डिवाइड किस में दे सकते हैं, P² में दे सकते हैं, विभाजित है। तो यहाँ से हम कहेंगे तो जो P है वह भी P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, यानी कि P को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर P 2 से विभाजित है तो यहाँ पर मान के चलते हैं, माना P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C, क्योंकि यहाँ पे भी हम 2 का क्या दे सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं P में, यानी कि P 2 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाली, मानी 2C, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2Q² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C का क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, 2Q² इक्वल टू कितना हो गया, 4C²। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से निकल के आ गया Q² इक्वल टू कितना, 2C²। अब यहाँ से देखना फिर से 2 का डिवाइड किस में जा सकता है, Q² में। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे प्रमेय के अकॉर्डिंग कि Q² 2 से क्या है, विभाजित है। जब Q² 2 से विभाजित है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, Q को भी हम क्या दे सकते हैं, Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, जब Q 2 से विभाजित है और P भी 2 से विभाजित है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि P और Q में कोई भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ देखो, जब हमने इसे P/Q को एक परिमेय संख्या माना है, यानी कि हमारा यहाँ पर विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास होने के कारण √2 एक ऐसी संख्या हो चुकी है, एक अपरिमेय संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें बोल रहा है त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू कितना है, 90 है, tan P इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास, 1/√3। तो इसकी वैल्यू आपसे क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ट्रिंगल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 23 का गामा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है ट्रिंगल, सबसे पहले हमने एक ट्रिंगल बनाया, इसमें हमने पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर बीच में रखेंगे Q, जो कि हमारे पास 90 का एंगल है, इधर हमने रखा PQ और तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास R, ठीक है। उसमें बोल रहा है आपसे tan P, तो tan P इक्वल टू कितना दे रखा तुम्हारे पास, tan P बराबर दे रखा 1/√3,
√3। तो आपने पढ़ा है टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। लंब कितना आपके पास 1 है, आधार कितना आपके पास √3 है, तो लंब कितना हो गया आपके पास 1, आधार कितना हो गया आपके पास √3। जब हम कर्ड निकालेंगे तो आपने पाइथागोरस में पढ़ी है कि कर्ड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का कितना होता है आधार स्क्वायर। लंब कितना आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 कितना आ गया 4। जब यहाँ से हम कर्ड निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4, कितना निकल के आ गया यहाँ से 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इधर से हमारे पास, तो क्वेश्चन में इधर बोल रहा है, क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन पी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर, साइन पी की कॉस आर प्लस का क्या बोल रहा है हमारे पास कॉस पी और इंटू में साइन आर। तो देखो ये वाली वैल्यू पुट लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमारे पास, साइन पी और इंटू में कौन सा कॉस आर प्लस का कॉस पी और इंटू में साइन आर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो यानी कि जब पी एंगल की बात चल रही है हमारे पास तो साइन पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पर पी एंगल बात चल रहा है तो ये BC रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, लंब बट्टे क्या होता है कर्ड होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या है हमारे पास कॉस आर, तो कॉस आर हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। लेकिन जब एंगल यहाँ पर आर की बात चल रही है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ये लंब हो जाता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का। अब कॉस पी ये होगा हमारे पास, इसके लिए क्या हो जाएगा ये भी आधार ये वाला हो जाता है, आधार बट्टे क्या हो जाता है कर्ड। तो आधार कितना हमारे पास √3 और बट्टे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर देखो हमारे पास क्या है साइन आर, तो साइन आर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। तो देखो यहाँ पर लंब जब आर की बात चल रही है तो लंब यहाँ पर क्या होगा √3 होगा, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा √3/2, तो यहाँ से फिर से हो जाएगा √3/2। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ऊपर √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 3/2 जा कितना हो गया 4 एलसीएम लेने पर 1 + 3 = कितना हो जाएगा 4/4, कितना आगे निकल के आंसर 1। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो घ वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द्विघात समीकरण कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 4x² प्लस का 3x प्लस के 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 5 4 = 20, अगर 20 जोड़ने घटाने पर 20 आए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस प्लस करने पर 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर द्विघात समीकरण में ऐसे डायरेक्ट पूर्ण नहीं टूटते हैं तो आप डायरेक्ट सीधा द्विघात समीकरण सूत्र लगाइए, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ का सूत्र, वो आपके लिए रामबाण साबित होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास कितना 4x² प्लस का कितना है 3x प्लस का 5 = कितना 0। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली x² गुणांक में वैल्यू होती है तो यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास a = हो जाएगा हमारे पास कितना a = हो जाएगा 4, b = कितना हो जाएगा 3 एंड c = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमने सी दराचार्य का सूत्र क्या कहता है भाई, सी दराचार्य से क्या हो जाएगा x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर में क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस का 4ac कितना होता है 2 है। माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर में b कितना आपके पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 = 9 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास ये है आपके पास कितना 4। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर में 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 4 जा कितना हो गया 16 16 5 जा कितना हो गया 80 में कितना आ गया 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ से हम आगे करेंगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस 80 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे पास अंडर में 71, किसका आएगा माइनस का। अब देखो रूट में यहाँ पर माइनस का 17 बन गया। अब देखो तुम्हारे यहाँ पर जो हमारा 10 तक मेथड होता है वहाँ से हम रूट से माइनस आ जाता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो भी आयोटा की फॉर्म में आता है, वो तुम्हारे में कॉन्सेप्ट में है नहीं, तो आपको बस ओनली यहीं तक छोड़ना है कि यहाँ तक एक्स वैल्यू कौन सी आ जाएंगी, इस हिसाब से ऐसे करके आगे निकलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या वाला
बिंदुओं A2, -2 तथा 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई निकालो। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको मान लेंगे हम लोग x1 y1, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास x2 और y2। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इस रेखाखंड की लंबाई निकालनी है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ कि जब दो बिंदु दे रखे हो हमारे पास, उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो देखो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। सीधे इसमें पुट करो और सॉल्व करो, आपके पास वैल्यू दे रखी है, सीधे सीधे इसमें पुट कर दो। जैसे कि x1 आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ से हम पॉइंट पुट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, 2, कितना -2 और दूसरा कितना हमारे पास 3, 7। देखो पुट करके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया मेरे पास, x2 ये हो गया, y2। इसको हम जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 कितना है 2 - 3 का कितना हो गया होल स्क्वायर प्लस का कितना -2 - 7 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 जो कितना हो जाएगा 81 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 82। यहाँ से हम अगर 82 का रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो 82 के कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, रूट से निकल के आएंगे वैल्यू, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो इसके तो फैक्टर ही निकल रहे हैं 41। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास आंसर 82। परफेक्ट निकालना नहीं, ये तक छोड़ दो, सही है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर वाले लंबे तांबे की पिघलाकर एक लंबाई मोटी क्या वाली क्या बनाई जाती है 18 सेंटीमीटर वाली एक छड़ के रूप में क्या पुनः डाला जाता है, इसमें मोट की क्या निकालनी, मोटाई। देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपका वैसे तो कर चुका है, इस बार आ नहीं रहा है कि आयतन को पिघलाकर किसी वस्तु के में चेंज करके दूसरे बना दिया जाता है, तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अच्छा वाला, देखो अभी ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था 1 नंबर में, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, माध्य पूछ रहा है, माध्य निकालने के लिए। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जो ये बारंबारता ये हो जाती है हमारे पास FI की वैल्यू, यानी कि इसको हम मानेंगे FI, और ये इससे हम क्या निकालेंगे, जो बड़ा अंतराल है इससे XI निकालते हैं। XI मैंने कैसे बताया था, इन दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड देते हैं। बैक पीछे वाला क्वेश्चन देखना, सेम उसी तरीके से करना है, प्रैक्टिस के लिए वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या समीकरण ये दोनों जो दे रखे हैं हमारे पास, क्या बोला है, 2 रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। अब देखो जब 2 इक्वेशन दे रखे हैं इनको ज्यामितीय रूप में किस हिसाब से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसमें आपको क्या बनाना है, ग्राफ किस हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ बना के देखेंगे इसका, ठीक है। देखो 2 इक्वेशन है हमारे पास, पहला इक्वेशन कौन सा आपके पास, x प्लस कितना है 2x माइनस का 4, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपके पास 2x प्लस का 4y और माइनस का कितना होगा 12 इक्वल टू 0। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस वाले क्वेश्चन को। इसमें हर एक क्वेश्चन के पॉइंट भी निकालने हैं और आपको क्या करना है, इसका ग्राफ भी करना है। जैसे कि x प्लस कितना है 2y माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने पर ऊपर रखते हैं x इधर और नीचे क्या रखते हैं y, लेट करके चलेंगे। जब हमने x इक्वल टू 0 माना तो देखो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4 को मैं उधर ले जाऊँगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यहाँ से जब 2 का डिवाइड देंगे तो y इक्वल टू कितना निकल के आ गया 2। तो यहाँ से हम कहेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हमने y को 0 रखा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से एक जो फर्स्ट इक्वेशन था उसके हमारे पास पॉइंट निकल के आ गए। ऐसे हम सेकंड वाले इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसका हम पॉइंट निकालेंगे तो देखो इसी हिसाब से सेम बॉक्स बनाएंगे। एक पॉइंट हमने मान लिया कौन सा वाला x, नीचे क्या मान लिया y, तो वही लेट करके चलेंगे x की 0। जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। जब इधर से हम 4 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना 12। 4 का डिवाइड देने पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ चुकी है, ठीक है। अब y की वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे 0 पुट करने पर, तो देखना 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे इक्वल टू कितना निकल के आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब तो ग्राफ कैसे बनाना है इसका, सबसे पहले आप लोग जानते हैं इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पर ओरिजिन होता है, इसको हम बोलते हैं 0,0। ये होता है हमारे पास कौन सा एक्सिस x डैश एक्सिस, ऊपर होता है y तथा नीचे क्या होता है y डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस तरह हम पॉइंट मानेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास 6 है। तो आपको इस गैप के हिसाब से वैल्यू पॉइंट बनाने हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नीचे की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे 1 2 3 4
एंड 5, नेक्स्ट हो गया मेरे पास 6। नीचे की तरफ चलिए तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आती है -1, -2, -3, -4 एंड माइनस का कितना हो गया 5 एंड माइनस का 6। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। ऐसे ही इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब देखो इसमें पॉइंट कहाँ पर है। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन दे रखी है ये वाली, कौन सी ऊपर वाली लाइन है, उसमें आया था हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो देखना है इसमें y की वैल्यू और 0, 2 कहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो यानी इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेरे पास 0, कितना 2। दूसरा पॉइंट कौन सा मेरे पास 4, 0, यानी कि x की वैल्यू तो 4 है, तो x की वैल्यू 4 कौन सी वाली है, ये वाली है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये पॉइंट कौन से हो गए मेरे पास, यानी 4, कितना हो गया 0। नेक्स्ट लाइन के पॉइंट देखना है, इसमें क्या हो जाएगा कि 0, कितना है मेरे पास 3 है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट होंगे मेरे पास 3, यानी 0, कौन सा हो गया 3, ये वाला पॉइंट। देखो पहले तो हम इन हमारी लाइनों को दोनों को मिलाते हैं तो ये इस हिसाब से लाइन जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास, यहाँ पर देखो ये है 3 और अगला वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास 6 है। जब इन दोनों को मिलाएंगे यानी अगला पॉइंट कौन सा हो गया 6, 0, इस वाले पॉइंट पर आएगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखना क्या ये दोनों की दोनों रील की पट्टी की तरह मिल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर गैप इसमें 2 का है, यहाँ पर कितने का है 1 का है, तो आपस में यहाँ से जॉइंट हो जाएंगे इस हिसाब से। यानी कि ये वो निरूपित करने की कह रहा है, लेकिन ये देखना दोनों पैरेलल नहीं है। अगर ये 5 पर आता तो हम कह सकते थे दोनों में 1 का गैप है, तो सीधे पैरेलल लाइन बन सकती थी, ठीक है। तो यानी कि वो ग्राफ में निरूपित करवा रहा आपसे ज्यामितीय रूप में। देखो हमने ज्यामितीय विधि से इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको यहाँ पे पेज में उसी हिसाब से कर दिया। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट की लाइन के क्वेश्चन निकालने सारे के सारे, जिसने पॉइंट है उसमें बना के, ऐसे सेकंड वाली लाइन के निकालने, उसी हिसाब से फिर नीचे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 9 रेशियो कितना है 7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास, 4 रेशियो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यदि ये बोल रहा है इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह कितनी बचत करता है, आपके पास 2000 रुपये बचा लेता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मासिक आय पूछ रहा है। देखो सबसे पहले आपके पास उन 2 व्यक्तियों के अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से मांग लेते हैं उनकी आय का अनुपात 9x एंड कितना हो जाएगा, यानी उनकी आय मान लेते हैं हम कितनी, 9x तथा 7x। देखो इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखो 2 व्यक्ति हैं, यानी कि पहले व्यक्ति की आय कितनी मान ली हमने, पहले व्यक्ति की आय कितनी मान लेते हैं, हमारे पास कितनी है 9x है, एंड इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की आय कितनी मान लेते हैं हम लोग, कितनी है हमारे पास 7x, ठीक है। ये मान के चलते माना इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम कहें खर्चा, तो देखो पहले व्यक्ति का खर्चा कितना हो गया हमारे पास, पहले व्यक्ति का खर्चा, तो देखो खर्चा कितना दे रखा आपके पास, खर्चा कितना हमारे पास 4x हो। अब वो x माना था, इधर की तरफ हम क्या मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं, तो इधर कितना हो गया हमारे पास 4 भाई। आगे क्या बोल रहा है, सेकंड व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना मान लिया हमने, कितना दे रखा हमारे पास 3 भाई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, यदि इनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है 2000 रुपये है, यानी कि ये पहला व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा लेता है, दूसरा भी 2000 बचा लेता है। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि जो बचत होती है तो वो बचत हम कब करते हैं, बचत किसके बराबर होती है, तो बचत होती है हमारे पास, यानी कि जो हमारी आय है, अगर आय में से अगर हम खर्चे को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो देखो बचत वो कितने की कर रहा है, 2000 की कर रहा है। हम कहेंगे आय, तो मैंने कहा पहले व्यक्ति की आय और खर्चा कितने हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9x माइनस कितना हो गया 4 बाई। तो देखो ये सिंपल एकदम पहला इक्वेशन ये बन गया। ऐसे हम सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट व्यक्ति के लिए, यानी कि 4 फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन के लिए हम कहेंगे 2000 इक्वल टू सेम वो बन जाएगा, तो क्या कहेंगे उसको हम 7x माइनस कितना हो गया 3y। ये बन गया हमारे पास समीकरण कौन सा, सेकंड। यहाँ से सिंपल है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी कि अब आपको आता होगा यहाँ से तो क्वेश्चन, जैसे कि पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में x की वैल्यू क्या बना लो, सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 समीकरण बन चुके हैं, आगे इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इस हिसाब से करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गामा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं आपके पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब कोई भी 3 पॉइंट हमारे पास समकोण त्रिभुज के पॉइंट हैं तो यहाँ से हम कहेंगे कि जब यहाँ पर हमारे पास ए बी सी समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में ऑलवेज पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, काम करती है। यानी कि ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं आपके पास 3,2 दे रखे हैं, बी के पॉइंट दे रखे हैं आपके पास -2,3, सी के पॉइंट दे रखे हैं 2,3। अगर यहाँ से हम तीनों डिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तीनों डिस्टेंस। यानी कि हमने कहा मैंने ए बी निकाला यहाँ से, फिर मैं दोबारा से क्या निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ और सी निकालता हूँ। अगर तीनों पे जो वैल्यू निकल के आएंगी, अगर तीनों का रेशियो यानी कि तीनों में जो रिलेशन है मेरा क्या निकल के आना चाहिए, जो पाइथागोरस वाला, यानी कि तीनों का अगर मैं वर्ग करके 2 को जोड़ने पर जो बड़ी के स्क्वायर के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे ये समकोण क्या हो जाएगा, समकोण। तो वो आपसे क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करना है हमें। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब हमने ए और बी के पॉइंट में निकाला तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालते हैं तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम सब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी 3 माइनस प्लस का कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस का दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस का कितना 1 का स्क्वायर 1, तो इतना आ गया अंडर रूट में 26 आ गया। ये ए बी की वैल्यू आई है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 26, तो यानी एक वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब देखो इसी प्रकार से हम जब बी सी निकाल लेंगे तो देखो बी सी क्या हो जाएगा, तो बी और सी के पॉइंट में निकालेंगे -2 और -2 कितना हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस का 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ से हम कहेंगे हमारे पास कितना आगे निकल के, ये रूट से सीधे सीधे निकल के आ जाएगा 16 का, फिर रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये बी सी की वैल्यू आई है निकल के 4। अगर मैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यानी बी सी स्क्वायर आ गया। ऐसे हम यहाँ से सी ए निकालेंगे तो सी ए बताओ, सी और ए के 3 में से 2 गया तो कितना आ गया हमारे पास निकल गए, 3 में से 2 गया तो कितना 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का, ऐसे 3 में से 2 करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इधर से हम करेंगे कितना आ जाएगा √2, लेकिन मैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा निकल के 2। तो यहाँ से देखो एक चीज़, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये दे रखी है ए बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 26 है। तो एक चीज़ देखो, और यहाँ से कितना आया निकल के हमारे पास 16 निकल के आया है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस, सॉरी बेटा देखो इसमें क्वेश्चन में हमारी मिसप्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे क्या दे रखा है -3 दे रखा है, इधर की तरफ हमने यहाँ पर -3 पुट नहीं किया। तो देखो जब यहाँ पर -3 तो दोबारा से एक बार चेक करते हैं, ए और ए बी जब हमने निकाला है तो 3 में से ये गया था हमारे पास 2 हो गया, लेकिन 2 में से 3 आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखना एक बार 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से यहाँ से क्या आ जाएगा 25, 25 और 25 कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया। और 50 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो लेकिन वो ये स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना इधर हमारे पास बी सी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये गया तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर, लेकिन देखो -3 में से -3 तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 36 और 10 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 40। देखो यहाँ से गलत हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ से देखो अंडर रूट में ही कितना आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना रूट में देखो कितना निकल के आ जाएगा 6 6 12, 2 3 और 1 4 और 5 कितना हो गया 52 आ गया। अगर मैं यहाँ से, तो मेरे पास किसकी वैल्यू है बी सी की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ बी सी स्क्वायर इक्वल टू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 52। तो ये निकल के आई वैल्यू यहाँ से, ठीक है। एक गलत हो गया था वैल्यू गलत पुट करने पर। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास सही था, ये तो सीधे सीधे ही है, ये √2 आ गया। अब देखना अगर मैं यहाँ से कहता हूँ जो मेरे पास क्या आया निकल के बी सी स्क्वायर है, तो मैंने आपसे बोला था यहाँ से हमारे पास फिक्स नहीं थे ये पॉइंट कौन सा किसका पॉइंट है, मैंने बस ओनली देख करके यहाँ पे गया था कि इसमें पॉइंट हमने पुट करके देखा है कि कौन सा है। तो देखना यहाँ पे ये 3 चीज़ निकल के आए, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 52 है। तो देखना जो 52 है क्या हुआ है अन्य दो साइडों के योग के बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है 50 + 2। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे 50 और 2 कितना होता है 52, ये भी 52। तो यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस में भी काम कर रही है। तो यहाँ से हम कह देंगे जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर किसके है, ओ सी डॉट ओ डी के। तो ये सिद्ध करवा रहा है एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। किस में रेशियो दे रखा है आपके पास, किस किस का, देखो ओ ए यानी कि ओ ए डॉट ओ बी बराबर किसके दे रखा है, ओ सी डॉट ओ डी। तो एक चीज़ देखो, जो ओ है अगर मैं उसके नीचे किसको ले जाता हूँ, ओ सी को, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी बराबर, इधर मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर ओ डी, तो ओ डी अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, जब ओ बी नीचे पहुँच जाएगा यहाँ से ओ बी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि दो त्रिभुज मेरे पास है यहाँ पर, कि एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है मेरे पास, ए ओ डी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी ओ डी। यानी कि यहाँ से हम त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ डी तथा दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी। इन दोनों त्रिभुज में एक चीज़ देखना है यहाँ पर, इन दोनों त्रिभुज में दो साइड का रिलेशन एकदम बराबर आ गया है। देखो दोनों साइडों का रेशियो, यानी ये वाली साइड इसके अपॉन तथा ये वाली साइड इसके अपॉन, जब दो भुजाओं का रेशियो कैसा है हमारे पास, सेम है यहाँ से, तो हम यहाँ से कहेंगे डबल एस, तो ये निकल के आ गया। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ से एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम कहेंगे एंगल कौन सा वाला, ए ओ डी बराबर किसके हमारे पास, सी ओ बी के इक्वल है। किसके नियम से ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल किससे हैं, ये एंगल इक्वल है हमारे पास किससे, कि ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख। जब ये शीर्षाभिमुख से बराबर है और दो हमारे पास ये वाली साइड का रिलेशन है, तो यहाँ से हम कहेंगे साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे मेरे पास, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो ए ओ कौन सा है, डी, समरूप हो चुका है त्रिभुज किसके बताओ, सी ओ बी के। जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे पास समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज कहते हैं कि उसके जो एंगल होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एंगल सी के, और एंगल डी किसके हो जाएगा, एंगल बी के। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एंगल जो मेरे पास कौन सा है, एंगल ए बराबर किसके हो गया, एंगल सी के, और एंगल कौन सा वाला बताओ, डी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल बी के। यहाँ से क्वेश्चन इक्वल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन डा वाला है, ये आपका किससे है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपसे डायग्राम बन जाता है तो सबसे बेस्ट है ये वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रीड करते हैं और इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु पी से, तो देखो इस हिसाब से हम ऐसे पेश करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे क्या बोल रहा है, भवन का शिखर, यानी कि एक आपके पास क्या दे रखा है, भवन दे रखा है, जिसकी हमने लेंथ कितनी मान ली, 10 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक भूमि है, देखो भूमि बनाओ नीचे, इस हिसाब से क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन आप ड्रॉ करते चले जाओ। यहाँ पर पॉइंट कौन सा मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। तो यानी कि इस बिंदु पी से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। अब एक चीज़ देखो, उन्नयन कोण क्या होता है हमारा, जो नीचे से देखी गई वस्तु ऊपर, तो यहाँ पर एंगल कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 30 एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यानी कि जो ये शिखर है इस पर एक क्या हुआ है, ऊपर की तरफ एक ध्वज है, यहाँ पर एक ध्वज बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से लैंग्वेज लिखनी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो वीडियो लंबी हो जाएगी तो किस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर जैसे कि जी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने ए, यहाँ पर पॉइंट मान लिया बी, यानी कि जो ए बी है एक भवन की लंबाई हो गई, जमीन बी से लेकर के क्या हो गया यहाँ पर पी पॉइंट हो गया। यहाँ से जब हम ऊपर ध्वज मानेंगे ए, और क्या मान लेते हैं यहाँ पर सी, ऊपर की तरफ क्या मान लेते हैं, ध्वज मान लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ध्वज के शिखर पी से क्या बोले यहाँ पर उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो देखो यानी कि अब ध्वज के शिखर की बात चल रही है, तो ध्वज के शिखर और बिंदु पी से क्या दे रखा आपके पास, उन्नयन कोण 45। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना दे रखा आपके पास, 45। तो ये वाला एंगल कितना आपके पास, 45 है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्वज खंड जो आपके पास ध्वज दंड की लंबाई निकालनी है, यानी इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी मान लेते हैं हम लोग, एच फाइंड लेते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है बिंदु पी की भवन से दूरी भी निकालनी है आपको, बिंदु पी की भवन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है आपके पास पूरा टोटली आपको लैंग्वेज में यहाँ पे सब कुछ लिखना है कि हमारे पास भवन की हाइट इतनी दे रखी है, डिस्टेंस इतनी है, एंगल इतनी है, क्योंकि बोर्ड वाले जो एग्जामर होते हैं उस हिसाब से नंबर आपके क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, मैं आपको ओनली कैलकुलेशन बता रहा हूँ किस हिसाब से क्वेश्चन करना है, डायग्राम किस हिसाब से बनाना है, आपको पता है कि किस हिसाब से इसमें सारी की सारी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ देखो, जब ये ट्रिंगल हमारे पास यहाँ से पहला ट्रिंगल बन रहा है ए बी पी, जब यहाँ पर एंगल 90 है तो यहाँ से हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी पी में। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से आपके पास लंब दे रखा, आधार दे रखा है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि लंब बट्टे जो आधार होता है वो बेटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है कि नहीं होता है। तो इस वाले एंगल में आपके पास थीटा कितना, लंब कितना दे रखा है 10, आधार कितना दे रखा है आपके पास x दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 30 दे रखी है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 10/x इक्वल टू 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस निकल के आ गई, जो P बिंदु से भवन की दूरी कितनी निकल के आ गई 10√3। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ से जब हम ट्रिंगल कौन से वाले में लेंगे, यहाँ से CBP में, यानी कि त्रिभुज किस में लेंगे CBP में। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, लंब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक टोटल ये वाला हो जाएगा, तो यानी कि लंब जो BC है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 + h। तो देखो सेम फॉर्मूला ये यहाँ पर फाइंड करेंगे हम लोग, लंब बट्टे क्या हो गया आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ से देखो लंब कितना दे रखा आपके पास h प्लस कितना हो जाएगा 10 आधार कितना आपके पास यहाँ पर x है, इक्वल टू में कितना हो गया tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना 30 नहीं सॉरी 45 है, इसमें एंगल कितना हमारे पास 45 है। तो यहाँ से हम जब वैल्यू रखेंगे h प्लस कितना हो गया 10/x की वैल्यू आपने अभी यहाँ पर फाइंड करी थी कितनी है 10 कितना हो गया √3 इक्वल टू कितना हो गया 1 मान के जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा h प्लस का कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया, इधर की तरफ ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10√3, 10 को इधर ले जाएंगे तो h इक्वल टू कितना हो गया 10√3 माइनस का 10, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है हमारा 10 कॉमन आ रहा है, √3 माइनस का 1 मीटर। यहाँ से हमारे पास ये किसकी आ गई, जो हमारे पास दंड ध्वज दे रखा था उसकी हाइट कितनी निकल के आ गई 10√3 माइनस का 1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, दोनों आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है एक शंकु का छिन्नक, देखो ये आ गया यहाँ से क्वेश्चन छिन्नक वाला, और अब की बार आपका छिन्नक वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये नहीं करना है, इसका अथवा वाला देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो देखो 6 वाला नंबर उसी हिसाब से करना है। जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसी में अथवा वाला देखते हैं हम। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्या बोल रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है, साथ ही उसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस सिंपल क्वेश्चन ये आपके पास आ सकता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपके से क्वेश्चन में कि एक आपके पास क्या दे रखा है सर्कल दे रखा है, इस हिसाब से वृत्त। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये क्या होता है वृत्त में नीचे बीच में सेंटर होता है, सेंटर हमने क्या मान लिया O। ठीक है, यहाँ से एक आपका 30 अंश का क्या काटा गया है, यहाँ से यहाँ तक 30 अंश का एक त्रिज्याखंड काटा गया है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि आपके पास जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है आपके पास त्रिज्या दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर, एंड आपके जो एंगल है थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो वो आपसे क्या पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्र। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है θ/360, यानी कि जो त्रिज्याखंड में कटा एंगल होता है तो θ/360 क्या होता है πr²। याद रखना यहाँ पर अगर क्षेत्रफल पूछा है अब की बार वो भी आ सकता है आपका क्या बोलते हैं उसको परिमाप भी, यानी यहाँ से चाप की लंबाई भी पूछ सकता है। तो चाप की लंबाई के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला 2πr लगाते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के साथ क्या आता है πr² आता है। तो देखो यहाँ से हम फॉर्मूला रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 कितना 360 इंटू में। अगर क्वेश्चन बोला आपकी पाई की वैल्यू पुट करनी तो आप पाई पुट कर सकते हो, नहीं तो पाई में भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास मैं पाई में ही आंसर निकाल देता हूँ। पाई इंटू में रेडियस कितना दे रखा आपके पास r4, तो 4 का स्क्वायर है 4 × 4। देखो 0 से 0, 3 से कितनी बार कटेगा 3 1 जा 3, 2 6 एंड 12 कितना होता है 36 होता है। ठीक है, देखो 4 से इसे हम काटेंगे तो 4 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया, ऊपर हो जाएगा बचेगा ओनली 4 × पाई, तो ऊपर हो गया 4 पाई और नीचे की तरफ कितना आ गया 3। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर नहीं सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो देखो जो टेबल जो भी आपको अच्छी लगती है 3.14 पुट कर दो, पाई की 22/7 अगर क्वेश्चन में देता है तो उस हिसाब से पुट कर दो, नहीं तो पाई में भी आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पुट किया है उसी ने। देखो ये बोल रहा है जो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये वाला तो हो गया हमारे पास कौन सा
लघु त्रिज्याखंड हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला है, बचा हुआ जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से हम कहेंगे जो दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो उसके लिए जो कोण होगा, के लिए जो आपके पास कोण होगा, तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई टोटल सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360। 360 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 30 माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 330, यानी कि इतना बचेगा। तो जब इतना एंगल है तो आप इतने एंगल से सेम ये वाली वैल्यू पुट करके एंगल निकाल देंगे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो मेरे पास क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो थीटा बट्टे कितना 360 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 330 बट्टे कितना आ गया 360, मल्टीप्लाई पाई में ही निकाल दो आंसर इसका, तो इंटू आर की वैल्यू कितनी आपके पास, रेडियस तो सेम रहेगी, वो तो कुछ अलग नहीं होने की है। तो यहाँ से हम देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे, 3 से 11 बार कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो ऊपर क्या हो जाएगा 44/3 पाई, तो ये क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से करना है। तो इसमें तो क्वेश्चन डालें, मिक्स करके दोनों क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से करना है आपको, डायग्राम बना करके पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 24 बोला है, एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को, देखो अब ये आपका आया है उसमें से जो त्रिभुज की रचना है, रचना वाला कॉन्सेप्ट ये आपका काट चुका है, ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है यदि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज यानी कि ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, यानी कि इसमें एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है ए बी सी, उसकी दो ये माध्यिकाएं दे रखी हैं बी एल एंड सी एम, उसमें एंगल ए क्या दे रखा आपके पास 90 एंगल है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, ये वाला प्रूफ करके लाना है ये वाला एंगल। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इसमें सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, इसमें समकोण त्रिभुज क्या बनाया, इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। डायग्राम में थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर उसने बोला एंगल जो ए है वो है 90, तो यानी कि यहाँ पर तो ए हो गया। अगला हम इसमें क्या मान लेते हैं, इधर की तरफ रख लेते हैं बी, इधर की तरफ मान लेते हैं सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने बोला है पहले से जो बी एल और सी एम है इसकी क्या है, माध्यिका है। तो देखो माध्यिका क्या होती हैं, बी से हमने आगे खींची एल, यानी कि जो इस पर जो एल है वह क्या कर रहा है, इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों पार्ट कैसे आपस में बराबर हो चुके हैं। इस हिसाब से सी से जब हमने एक लाइन खींची इधर की तरफ, जो पॉइंट कौन सा है एम है सी एम है, वो इस लाइन को दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 90 का एंगल है। देखो सबसे पहले इसमें ये हो गया, तो सिद्ध क्या करवा रहा है वो आपसे, सिद्ध की तरफ चलते हैं, उस हिसाब से फिर देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है वो जो बी एल स्क्वायर प्लस का क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बी एल स्क्वायर प्लस का सी एम स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपके बराबर 5BC स्क्वायर के। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ से LHS सॉल्व करेंगे, तो LHS सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, LHS सॉल्व करने के लिए यहाँ पर BL की वैल्यू चाहिए, CM की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले डायग्राम से निकालते हैं इसमें से, जो BL आपके पास दे रखा है, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रिंगल बन रहा है BAL, तो इसमें जो BL है वो क्या किसकी तरह काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ड बन चुका है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ से हम पाइथागोरस फॉर्मूला आएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ से, कौन सा वाला, BAL में, तो BAL में क्या हो जाएगा, तो BL जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, BA स्क्वायर प्लस का AL स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से देखो दूसरा त्रिभुज में दूसरी वैल्यू बोल रहा है CM, तो CM कौन से वाले त्रिभुज में मिल रहा है, देखो त्रिभुज यहाँ से हम लेंगे कौन सा वाला, त्रिभुज MAC में, तो MAC में क्या हो जाएगा, जो MC है या CM स्क्वायर, देखो CM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम टोटल त्रिभुज की बात करते हैं तो इधर से हम ये कहेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में जो मेरे पास BC जो स्क्वायर है, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, यानी कि जो BC स्क्वायर है वो किसकी हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। देखो यहाँ से आगे नेक्स्ट कैसे करेंगे,
यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, तो एक चीज़ और देखो यहाँ से, जब ये यहाँ पर क्या है, इसकी माध्यिका है ये वाली, इस वाली लाइन की, तो यहाँ से ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे जो मेरे पास ए एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। यहाँ से मैं कहूँगा जो मेरे पास ए एल है वो क्या हो जाएगा, ए सी का आधा। तो देखो ये वाले पॉइंट पे लिख लेते हैं यहाँ से कि जो मेरे पास ए एम है वह किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार जो ए एल है वो किसका हाफ हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या देखते हैं, माध्यिका है, तो वहाँ से कैसी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 4। जो बी एल है, तो देखो बी एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी ए स्क्वायर प्लस का ए एल स्क्वायर। यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस का ए एल स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो गई है हमारे पास, यहाँ से बी एल की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ से प्लस का सी एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, ए सी स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ, 4 तो यहाँ पर है ही, जो बी ए स्क्वायर है और जो ए सी स्क्वायर है, यानी बी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, ए सी स्क्वायर के। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था बी सी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ से हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस। अभी आपको मैंने बताया था जो ए एल है वो ए एल ए सी का हाफ है कि नहीं है। जब ए एल इक्वल टू कितना है, ए सी बट्टे 2, तो यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का, ऐसे ए एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी अपॉन 2, तो इधर से जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 4 प्लस का, यहाँ तो ये यहाँ से ही कैंसिल हो गया, ये दोनों तो जुड़ ही गए। इसके बाद देखो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4 और ब्रैकेट में कितना है, बी सी स्क्वायर प्लस का। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास कितना, ए सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। अभी आपको बताया था कि 4 इंटू में ये इधर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस का। अभी इन दोनों का सम कितने के बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर अपन कितना हो गया 4, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 4 इंटू में जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4। 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 5 बी सी स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल होने पर कितना बच गया, 5 बी सी स्क्वायर। तो देखो ये हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया कैंसिल। देख लो एक बार, इस हिसाब से करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेंथी सा है, देखना इस वाले को। ठीक है, जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 वाला। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई की क्या निकालने में मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं हम लोग। ये बोला 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस का 44 अपन कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये वाला दे रखा है। तो इसमें हम देखो कि वैल्यू किस हिसाब से मानते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर पी मान लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना मान लेंगे, क्यू। सेम इसी तरह पी और क्यू इसमें हो जाता है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन के उनको सॉल्व करते थे, तो किस हिसाब से करेंगे देखो। जैसे कि यहाँ से हम करेंगे, माना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना पुट करते हैं, पी। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना पुट करते हैं, क्यू। ठीक है, जब यहाँ पर हम पी पुट करेंगे तो 30 पी प्लस का कितना हो जाएगा 44, क्यू इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। सेकंड जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पी। मैं आपको ये साइड से ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस हिसाब से नहीं पेपर में करना है, इसके नीचे ये वाला लिखना है तब करना है सॉल्व। ठीक है, इस हिसाब से नहीं करना है। यहाँ पर आपको पेज कम भरेगा तो उस हिसाब से आप कॉपी में करेंगे, तो इस हिसाब से कॉपी यानी क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन करना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी हिसाब से कर रहा हूँ, शॉर्ट में हो जाएगा जल्दी टाइम की वजह से। प्लस इधर करेंगे तो देखो 55 और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितनी बराबर माना है, क्यू के बराबर। तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू कितना हो गया 13। ये समीकरण कौन सा मान लिया, सेकंड। ठीक है, अब देखो सेम डिक्टो अभी मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप से बन रहा है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बन चुके हैं आपके पास, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि अब मैंने कहा इसमें पी और इसमें मेरे पास क्या है, क्यू है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, सेम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसमें 3 में। तो देखो यहाँ पर इस वाले समीकरण में कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 का, और इसमें कितने का कर देता हूँ 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 120 बी प्लस का 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 16 और कितना हो गया 17, क्यू इक्वल टू कितना आ गया 40। इसी प्रकार से इधर करेंगे तो 4 3 12, 120 बी प्लस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 1 5 3 15 16, क्यू इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 33 39। समीकरण फर्स्ट में से क्या कर दूँ, सेकंड को क्या करने पर माइनस करने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ से सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर कितना बचेगा
1 और इधर की तरफ कितना बचेगा 1, यानी क्यू बराबर इधर कितना बचेगा आपके पास, कितना आ गया यहाँ से 1 निकल के आ गया किसका प्लस का। तो यहाँ से एक चीज़ देखो क्यू इक्वल टू कितना आ गया निकल के 1/11, यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी फाइंड हो गई क्यू की। अब इस क्यू का मान हम किस में पुट कर देते हैं, एक समीकरण इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे पी की वैल्यू। तो देखो क्यू का मान समीकरण किस में पुट करने पर, समीकरण चेक फर्स्ट में रखने पर, क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30p प्लस का 44 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या रख दिया 1/11 इक्वल टू कितना आ गया 10, 11 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो क्या हो गया 3p इक्वल टू कितना आ गया 4 को इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस कितना हो गया 4, तो यहाँ से हम कहेंगे 30p इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, जब p बराबर निकालेंगे तो 6 अपॉन कितना हो गया 36 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो p इक्वल टू कितना आ गया 1/5 आ गया। तो देखो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू आ गई। तो जो p और q थे हमने यहाँ पर ऊपर लेट किए थे, जैसे हमने यहाँ पर लेट किया था 1/x माइनस के वाई इक्वल टू कितना p, तो यहाँ से हम पुट करेंगे देखो 1/x माइनस के वाई बराबर p की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। ऐसे यहाँ से हमने माना था ऊपर 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना माना था q माना था, और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/11, तो यहाँ से हमने क्या रख दिया 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11। देखो फिर से यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं कौन सा वाला इक्वेशन फोर्थ। फिर से सॉल्व करने पर दोनों समीकरणों को क्या करने पर जोड़ने पर, तो देखो समीकरण थर्ड तथा फोर्थ को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ा क्यों है यहाँ पर, जोड़ा इसलिए चूंकि ये प्लस का है ये किसका है माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना 5 और नीचे कितना हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना हमारे पास 11 है। जोड़ेंगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x बराबर ये कितना हो गया मेरे पास 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 8 आ गई। अब x की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर थर्ड वाले में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना रखेंगे 8 माइनस का कितना y इक्वल टू 5, बाई को मैं इधर ले जाऊँगा प्लस का हो जाएगा 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया बाई, तो कितना बचेगा यहाँ से 3, तो बाई की वैल्यू कितनी पुट होगी हमारे पास 3, तो वो एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा था तो कितनी निकल के आ गई 3 एंड 8, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 8 एंड वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन करना है, देखो इसी हिसाब से पूरा बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसी हिसाब से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही से करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन है जो अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा, वो वाला क्वेश्चन और करते हैं। इसी वाला जो ऑप्शन है 25 इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके पास टॉपिक में आ रहा है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक और रह गया लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तथा वह 1/3 हो जाती है, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है, दो भिन्न है। तो देखो सबसे पहले इसमें भिन्न मानते हैं कि माना भिन्न हमने कितनी मान ली, माना भिन्न बराबर होगी x/y, ठीक है। देखो तो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दो के हिसाब से बनना है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है इसमें कि स्थिति जो फर्स्ट है हमारे पास, तो देखो स्थिति फर्स्ट से ये बोल रहा है अगर इसके अंश में कितना घटा दिया जाता है 1, यानी कि x में से हमने कितना घटा दिया 1 घटा दिया, और बाई को वो ऐसे ही रह रहा है, वो कह रहा है हर से हमें कुछ नहीं करना, हर से मतलब ही नहीं है, तो अपॉन में हर ऐसे ही रख दिया, तो कितनी बिंदु बन जाती है 1/3। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इधर मल्टीप्लाई करने पर 3x माइनस का 3 इक्वल टू वाई, बाई को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का वाई, और 3 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट बन चुका है, ठीक है। इसी प्रकार देखो स्थिति सेकंड क्या कह रही है, देखो मैं यहाँ से साइड में लिख रहा हूँ लेकिन आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है। उस हिसाब से क्रम सीधे सीधे करते जाना है। देखो स्थिति सेकंड क्या कह रही है इधर, देखो स्थिति सेकंड से हम देखेंगे तो स्थिति सेकंड में उसने बोला है कि अगर यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x अब आंसर से कुछ नहीं कह रहा है, वो हर में क्या जोड़ रहा है 8 जोड़ रहा है, तो भिन्न वो कितना बता रहा है कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है, तो इक्वल में कितना 1/4। यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना y प्लस 8। अब यहाँ से हम y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का y इक्वल टू 8। ये समीकरण कौन सा मान लिया सेकंड, सेम अभी किया था उसी टाइप से इसको करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से क्या करने पर सेकंड को माइनस करने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड क्या करने पर घटाने पर, देखो जब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस का y इक्वल टू कितना 8 है, तो माइनस करेंगे तो माइनस
इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस, देखो पाई प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स इक्वल टू, इधर कितना बचेगा आपके पास माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ चुका है। अगर हम एक्स की वैल्यू किस में रखते हैं, किसी में, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में, देखो हम यहीं से रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ से लिख दो एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर कितना है 4 इंटू एक्स, यहाँ पर कितना रख देंगे 5 माइनस का वाई इक्वल टू 8, देखो 4 5 जा कितना होता है 20 माइनस का वाई इक्वल टू 8, 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू कितना वाई, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 12 इक्वल टू कितना आ गया भाई, तो हमारे पास भाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो वो पूछ रहा था आपसे भिन्न कितनी हो जाएगी, तो देखो भिन्न इक्वल टू, यहाँ से नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला अगला, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास भिन्न कितनी हो गई, तो भिन्न का निर्माण हो गया, भिन्न हमने मानी थी एक्स अपॉन बाई, तो भिन्न एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और बाई कितना हमारे पास हर कितना हो चुका है 12, तो ये भिन्न आपकी निर्माण हो गई, ठीक। आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस हिसाब से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो जितना हो सके आप रिपीट कर सकते हो, और आपको अगर ये अच्छी वीडियो लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताना, और भी पेपर नेक्स्ट पुराना जो दूसरा कोड है, ये आपके पास कोड पहला कौन सा दे रखा है, यानी कि 822 ZZ है, मैं दूसरा कोड देखूंगा सॉल्व करके भेजूँगा, ठीक है, डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।